हाँ, गुड मॉर्निंग, राधे राधे प्रीतम। एक बार वॉइस चेक कर लेंगे दैट वॉइस आप सभी को क्लियर है, आवाज मेरी आप सभी को आ रही है। यदि आ रही है तो एक बार ओके का कमेंट कर देंगे और हम नेक्स्ट चैप्टर सेकंड के ऊपर चलते हैं। मैकेनिक्स की आज यांत्रिकी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग अभय, देवित, पवन। हाँ, आई एम गुड पवन। जय हिंद राहुल। ठीक है, राम राम पंकज। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है मैकेनिक्स। चैप्टर सेकंड जिसका नाम है मैकेनिक्स, हिंदी में इसको हम बोलते हैं यांत्रिकी। वैसे तो इस यांत्रिकी या मैकेनिक्स के बारे में हम पढ़ भी आए हैं, है ना। तो एक जो छोटा सा हमने एक बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ी थी उसको एक बार आप मुझे बताओगे कि हमने मैकेनिक्स के बारे में क्या पढ़ा था। गुड मॉर्निंग जोगेंद्र, उर्मिला, रिमझिम। आई एम गुड तनवीर, यू सेड गुड मॉर्निंग। सुशांता, गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार फास्टली बताओगे कि हमने जो मैकेनिक्स या यांत्रिकी को पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था। उस टाइम हमने कुछ बेसिक से पॉइंट्स को एड ऑन किया था, है ना। कुछ बेसिक सी एक डेफिनेशन पढ़ी थी, वो डेफिनेशन क्या थी बताइए। गुड मॉर्निंग प्रियंका। हाँ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है। गुड मॉर्निंग आशीष। हाँ, या हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ मोशन। किसकी स्टडी? द स्टडी ऑफ मोशन, यानी हमारी जो गति है ना, उस गति की स्टडी ही हमारे मैकेनिक्स के अंदर की जाती है। जैसे हमने ऑप्टिक्स याद किया था, ऑप्टिक्स का मतलब होता था दैट इज द स्टडी ऑफ लाइट। वैसे ही मैकेनिक्स में याद रख लो द स्टडी ऑफ मोशन। मेन मैंने उस टाइम पे मोशन पे ज्यादा जोर नहीं दिया था बिकॉज उस टाइम हम मोशन को नहीं समझते थे। उस टाइम हमने जस्ट एक नॉर्मल डेफिनेशन ये याद की थी, यदि कोई पिंड रेस्ट में है या कोई मूव कर रहा है तो उस टाइम उस पर लगाए गए फोर्स को भी हमको स्टडी करनी है, साथ ही में वो मोशन कर रहा है तो उस मोशन की भी हमको स्टडी करनी है। रेस्ट में है तो रेस्ट पे लगने वाले फोर्स की भी हमको स्टडी करनी है। ये सभी चीजों को हमने मैकेनिक्स के अंदर उस टाइम पे पढ़ा था। लेकिन आज हमारा बहुत ही अच्छा चैप्टर मैकेनिक्स स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम स्टार्टिंग से सारी गति को पढ़ेंगे, कौन कौन सी गति होती है, आपकी परवलय गति कौन सी होती है, साथ ही में न्यूटन्स के लॉ भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका एंगुलर मोमेंटम रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा, उन सब की स्टडी भी इसी चैप्टर में होगी। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, काफी बड़ा चैप्टर है ये, और फिजिक्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। जब हमारा चैप्टर, जब हमारी क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, 20 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवा दूंगी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको पढ़ने हैं। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो या फिर आपके रेलवे का हो या एसएससी में भी कोई सा भी एग्जाम हो, तो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो आपको स्टडी करने हैं। इसके अलावा बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपको किस लेवल पे किस चीज को पढ़ करके चलना है। जैसे मैकेनिक्स जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको पढ़ना है। चैप्टर सेकंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यदि सीजीएल प्री की बात करते हैं तो वहां पे मैकेनिक्स का वेटेज रहता ही रहता है क्योंकि वहां पे सेट्स की संख्या काफी ज्यादा होती है, तो मैकेनिक्स वहां एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यदि मेंस की बात करते हैं तो देखो मेंस में सब में से केवल एक ही क्वेश्चन आना होता है, तो वो सारे जो है ना, सारे चैप्टर्स 20 उनमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट 10 एक चैप्टर्स हैं जो बता दूंगी जिनको अच्छे से पढ़ लेना, जहां से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बाकी पढ़ना सारा ही है क्योंकि एसएससी मेंस का आजकल कुछ पैटर्न नहीं समझ आ रहा है, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। जैसे सीएचएसएल का मेंस भी देख लेना, अभी आंसर की आ जाएगी जब, और साथ ही में आपके सीजीएल मेंस तो हो ही गया है, उसमें भी आप फिजिक्स का क्वेश्चन देख सकते हो। मैकेनिक्स की यांत्रिकी की बात करते हैं तो द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी हमारे पिंडों की जो कणों की गति होती है ना, उस गति के अध्ययन को हम कह देते हैं हमारा मैकेनिक्स, यानी कि हमारी यांत्रिकी। अच्छा, आप सोच रहे होगे, देखिए मैं ना कुछ इस तरीके से चल रही हूँ, कभी मैं इस साइड जा रही हूँ, कभी मैं इस साइड जा रही हूँ, तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम इतना क्यों आपका मूवमेंट हो रहा है, इतना क्यों आप हिल रहे हो ना। डेली तो आप क्लास में ऐसे एक जगह पे रह करके बस इधर से इधर बता दिया, इधर बता दिया, ये मूवमेंट आपका रहता है। और आज आप कभी इस साइड जा रहे हो, कभी इस साइड जा रहे हो, तो ये नॉर्मल भाषा में, अगर हम सिंपल सी भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो ये सिंपल भाषा में इसी चीज को मोशन कहा जाता है। जहां मेरी बॉडी या कोई भी बॉडी यदि समय के साथ या टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो उसको कह दिया जाता है हमारे पास
मोशन, उसको कहा जाता है मोशन यानी कि गति। अब इस गति के बारे में ही अध्ययन करने को हम मैकेनिक्स के अंदर कंसिडर करते हैं। हमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़े थे, तो डायमेंशनल एनालिसिस में जो एलएमटी है वो पूरे केवल एलएमटी की ही बात हम इस पूरे मैकेनिक्स के चैप्टर में करेंगे। जितने भी यहाँ पे टर्म्स आएगी उन सभी टर्म्स के जितने भी डायमेंशनल एनालिसिस के फॉर्मूलाज रहेंगे उन सब में ये एलएमटी जो है वो इन्वॉल्व रहेगा। अब आइए, मैकेनिक्स जो होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है स्टैटिक्स, दूसरा होता है काइनामेटिक्स और थर्ड होता है डायनामिक्स। हिंदी में बात करते हैं तो स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थितिकी, काइनामेटिक्स हो गया शुद्ध गति की और डायनामिक्स का मतलब हो गया आपका गति की। जो हमारी मैंने बोला जो हमारी मैकेनिक्स है उस मैकेनिक्स को हमने सिंपली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला आ गया स्टैटिक्स, दूसरा काइनामेटिक्स और थर्ड आ गया डायनामिक्स। स्टैटिक्स को हिंदी में बोलेंगे स्थितिकी, काइनामेटिक्स को बोलेंगे शुद्ध गति की और थर्ड जो होता है हमारे पास डायनामिक्स उसको बोलेंगे गति की। आप समझते हैं होते क्या है। स्टैटिक्स का मतलब है कि हमारे मैकेनिक्स की या हमारे यांत्रिकी की वो शाखा जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो जिस टाइम रेस्ट पे है यानी कि जिस टाइम वो विराम अवस्था पे है उस टाइम उस विराम अवस्था की कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट की यदि स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है तो उसको बोल दिया जाता है आपका स्टैटिक्स यानी कि स्थितिकी। काइनामेटिक्स का मतलब जब आपका पिंड मोशन में है, और मोशन का मतलब यदि वो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ में चेंज कर रहा है तो इसको कह दिया गया मोशन। और यदि वह मोशन में है तो उस टाइम किस चीज की वजह से उस ऑब्जेक्ट के ना किस चीज की वजह से वो मोशन में है उस चीज को हम बेसिकली स्टडी करते हैं कि वो मोशन में क्या क्या कर रहा है, वो मोशन में कौन कौन सी गति कर रहा है, मोशन में और क्या मोशंस और जो नए मोशंस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं ना तो कौन सा पॉसिबल है, उन सब की स्टडी की जाती है काइनामेटिक्स में। यहाँ पे हम किसी भी तरीके की फोर्स की बात नहीं करते हैं। स्टैटिक्स में तो हमने क्या किया, केवल फोर्स की स्टडी की। यदि कोई ऑब्जेक्ट है मान लो वो रेस्ट की कंडीशन पे है तो इस पे यदि फोर्स लग रहा है तो केवल ये फोर्स जो इस पे लग रहा है ना रेस्ट की कंडीशन में केवल उसकी स्टडी होगी स्टैटिक्स में। काइनामेटिक्स का मतलब हो गया ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में चल रहा है, अब ये मोशन में किस तरीके से बिहेव कर रहा है इसकी स्टडी होती है आपके काइनामेटिक्स में। और डायनामिक्स का मतलब होता है जिसमें आपके फोर्स की भी स्टडी होगी और साथ में मोशन की भी स्टडी होगी, दोनों की स्टडी होती है गति की यानी कि डायनामिक्स में। क्या देखो, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट पे उस पर केवल कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, उन फोर्सेस की स्टडी करना इज योर स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स सॉरी। नेक्स्ट आता है काइनामेटिक्स। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है तो केवल इस गति की स्टडी करना इज योर काइनामेटिक्स। और डायनामिक्स का मतलब इस पे लगने वाला फोर्स भी और जिस फोर्स की वजह से ये गति कर रहा है वो भी, तो फोर्स प्लस गति दोनों आ जाती है डायनामिक्स में। ये इन तीनों में बेसिकली डिफरेंस रहता है। अब मेन जो जब हम इस काइनामेटिक्स पे आते हैं तो काइनामेटिक्स के अंदर जो बॉडी होती है वो 2 तरीके से होती है, या तो वो रहेगी रेस्ट में यानी स्थिर में, या फिर वो रहेगी हमारे पास मोशन में जिसको हम बोल देते हैं गति में। ठीक है, जो हमारे पास काइनामेटिक्स की बॉडी होती है वो 2 ही फॉर्म में रहती है, या तो रहेगी रेस्ट स्थिर में या दूसरी रहेगी मोशन गति में। जब मैं बात करती हूँ इस रेस्ट की तो रेस्ट का मतलब हो गया आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि वह ऑब्जेक्ट समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है, वो जहां है केवल वहीं खड़ा हुआ है, जहां है केवल वहीं रखा हुआ है, तो उसको बोल दिया जाता है रेस्ट यानी कि वो स्थिर है। एक ऐसी बॉडी जो जहां है वहीं फील हो रही है। ठीक है, इसका कोई भी अपना ना टाइम वो नहीं चेंज हो रहा है, इसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, दैट्स वाई इसको बोल दिया जाता है हमारा रेस्ट। ठीक है, मोशन जस्ट इसका अपोजिट, वो ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन समय के सापेक्ष चेंज हो रही हो, टाइम के साथ उसकी जो स्थिति है वो बदल रही है, उसको कह दिया जाता है मोशन। जैसे यदि किसी बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका, या किसी ऑब्जेक्ट को हमने नीचे की तरफ फेंका, तो ये ऊपर नीचे फेंकना यही क्या हो गया, एक तरीके का मोशन हो गया। लेकिन यहाँ मेन थिंग ये है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो उसकी एनर्जी जो होती है वो आपकी कांस्टेंट होती है, एनर्जी जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। अभी इस लाइन को केवल लर्न रखो, इसको बहुत अच्छे से जो समझेंगे ना वो तब समझेंगे जब एनर्जी को क्लियर करेंगे, यानी चैप्टर 3 में, है ना। तो इसको अभी के लिए पेंडिंग छोड़ते हैं, इसको अभी नहीं समझ रहे, इसको मैं चैप्टर 3 में आपको क्लियर करा दूंगी। मेन जो चीज आती है वो ये वाली लाइन है, दैट इज जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उसके अंदर 0 एनर्जी रहती है। ठीक है, देखो इसको ऐसे लर्न कर लो, हमने याद किया कि एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये जो एनर्जी है ना, ये रेस्ट की कंडीशन में तो क्या होती है, जीरो होती है, और वहीं जो मोशन होता है ना, इस मोशन की कंडीशन में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन ये बात कब की गई है, जब किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंका गया, किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंका गया है, उस टाइम की। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसकी जो ऊर्जा है वो आपके कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और वहीं जब बात की जाती है रेस्ट की, तो रेस्ट में जो एनर्जी होती है वो आपके जीरो रहती है। और रेस्ट और मोशन क्या होता है, टाइम, यदि पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो इट इज मोशन, और नहीं हो रही है तो इट इज रेस्ट। आगे चलते हैं तो डिफरेंट तरह की हमको मोशन या फिर गति की हम स्टडी करते हैं। अलग अलग तरीके के मोशन हमको देखने को मिलते हैं जिनके हम स्टडी करने वाले हैं। अब एक कैपिलरी पढ़ेंगे, लेकिन वो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर पढ़ेंगे ना, कैपिलरिटी ट्यूब की ही बात कर रहे हैं ना, वो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पढ़ेंगे जहां प्रेशर पढ़ेंगे। अलग अलग जो मोशंस होते हैं उनमें सबसे पहला आता है आपका वन डायमेंशनल, जिसको हम बोलते हैं 1D मोशन, 1D मोशन। दूसरा आपके पास आता है 2 डायमेंशनल, जिसको बोलते हैं 2D मोशन। और तीसरा आता है आपके पास 3 डायमेंशनल, जिसको बोला जाता है 3D मोशन। 3 की हमने बात की, दैट इज, ये ऐसे लिखेंगे, 3 मोशंस की हमने बात की। एक को बोला गया 1D मोशन, दूसरे को बोला गया 2D मोशन, तीसरे को बोला गया 3D मोशन। 3 अलग अलग तरीके के मोशन हमको देखने को मिलते हैं। 1D का मतलब होता है, देखो सिंपल समझते चलना, हमारे पास 3 अक्ष होती है, इसको बोल देते हैं हम x, इसको हमने बोल दिया y, और इसको हमने बोल दिया z। ये 3 ही एक्सिस हमारे पास होती हैं, 3 ही अक्ष हमारे पास होती हैं। अब यदि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट या यदि आपका कोई भी जो पिंड है वो केवल एक ही एक्सिस पे गति कर रहा है, केवल एक एक्सिस पे गति कर रहा है, मान लिया वो केवल x पर ही गति कर रहा है, तो उसको बोल दिया जाता है हमारा 1D मोशन। यदि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट केवल एक एक्सिस पर गति कर रहा है, वो x, y या z कोई सी भी हो सकती है, लेकिन एक्सिस एक ही होगी, तो वो x पर गति कर रहा है केवल, या केवल y पर गति कर रहा है, या केवल z पर गति कर रहा है, तीनों में से कहीं भी कर रहा है, उसको बोल दिया 1D मोशन। 2D यानी 2 डायमेंशनल, 2D को ही 2 डायमेंशनल बोलता है, यानी जिसमें कितनी आएगी हमारे पास 2 एक्सिस। तो एक तो मान लिया x में गति कर रहा है और एक मान लिया y में गति कर रहा है, तो x और y में जो गति हुई उसको बोल दिया गया 2D मोशन। और 3D का मतलब जो तीनों में गति कर रहा है, x में भी कर रहा है, y में भी कर रहा है और z में भी कर रहा है, जो तीनों में गति कर रहा है उसको बोल दिया जाता है, दैट इज योर 3D मोशन। जस्ट नॉर्मल है, इनको नेम से ही समझ सकते हो। डायमेंशन समझ लो, डायमेंशन का मतलब x, y और z 3 डायमेंशंस होती है। केवल एक में की तो 1D को क्या बोला जाता है, 1 डायमेंशनल। 2 में गति की तो 2D को क्या बोला जाता है, 2 डायमेंशनल। और 3 में गति की, तीनों एक्सिस पे गति की तो उसको बोला जाएगा, 3 डायमेंशनल्स में गति की तो उसको बोला जाएगा 3D मोशन। एज सिंपल एज यूजुअल, इतना सा ही ये जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे लिखी हुई है। बस इसको थोड़ा सा मतलब एकदम सिस्टमैटिक वे में लिखा हुआ है, लेकिन जो समझाया गया है वो यही समझाया गया है। बाकी एक बार और पढ़ लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। 1 डायमेंशनल जो मोशन होता है उसका मतलब केवल एक, 1 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 में से केवल एक ही ऐसा कोऑर्डिनेट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तीनों में से केवल एक ही ऐसा पॉइंट है जो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहा है, उसी को बोल देते हैं 1 डायमेंशनल। 3 में से यदि 2 एक्सिस, 3 में से यदि 2 डायमेंशनल मोशन यदि यदि कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदल रहा है, तो उसको कह देते हैं 2 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल का मतलब यदि 3 में से तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं तो उसको कह दिया जाता है 3 डायमेंशनल मोशन। इसी की आगे और स्टडी करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। जैसे पहले की बात की जाए तो पहले में लिखा हुआ है, एक ट्रेन है, मान लिया ये कोई ट्रेन है। ट्रेन तो मुझे बनानी भी नहीं आ रही, ठीक है, समझ लो एक ट्रेन है। यदि वह ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ट्रेन का स्ट्रेट लाइन पर चलना, ये जो सीधा ट्रैक होता है ना, उस सीधे ट्रैक पे केवल आपके ट्रेन का चलना ही आपका क्या कहला देता है,
वन डायमेंशनल मोशन। सेकंड होता है यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को या पिंड को ऊपर से नीचे फेंका जाए, तो ऊपर से नीचे फेंकने में वो एक ही गति कर रहा है, एक्स वाई जेड तीनों में से कोई सी भी गति हो सकती है। अब मान लो वो वाई में गति कर रहा है तो वाई सही, तो ये भी क्या हो गया हमारा वन डायमेंशनल मोशन। यदि कोई व्यक्ति है, यदि कोई इंसान है, वो किसी भी रोड पर, कोई रोड है मान लिया, उस रोड पे चल रहा है, तो चल रहा है तो वो सीधे सीधे ही चल रहा है, एक ही तरीके की गति को क्या कर रहा है, बेसिकली फॉलो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका 2D मोशन। 2D में पहला आता है इंसेक्ट का क्रॉलिंग करना ओवर द फ्लोर। कोई भी आपके मान लो फर्श है, उस फर्श पे कोई भी कीड़ा है जो रेंग रहा है। आप समझना, एक तो वो चलता है और कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे भी करते हैं, है ना। तो इंसेक्ट का किसी भी फ्लोर के ऊपर रेंगना या इंसेक्ट का क्रॉलिंग करना किसी फ्लोर पे, वो होता है 2 डायमेंशनल। नेक्स्ट होता है आपकी अर्थ या पृथ्वी का आपके सन के अराउंड में क्या करना, रिवॉल्यूशन करना। देखो अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है और साथ में वो क्या कर रही है, सन के चारों ओर भी घूम रही है, तो वो कितनी एक्सिस, कितने उसमें गति कर रही है, 2 गति कर रही है, तो इसलिए उसको बोल दिया 2 डायमेंशनल। नेक्स्ट, कोई भी एक बिलियर्ड बॉल है, आपने गेम देखा होगा ना, जिसमें एक ऐसे मतलब ऐसे वो रहती है, स्टिक रहती है, उस स्टिक से बॉल को मारना होता है। तो वो जो बॉल होती है ना, वो बॉल एक तो ऐसे सीधे जाती है, कुछ तो बॉल ऐसी होती है जो सीधे उस होल में जाएंगी और जा करके हो गया काम, और कुछ ऐसी होती है सीधे जाती हैं और रोल भी करती हैं, है ना। रोल करते 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 फिर वो वहां जाएंगी, तो या तो सीधे चली जाए या रोल करते हुए चली जाए, तो वो बिलियर्ड बॉल की गति को हम किस में कंसीडर करते हैं, हमारे 2 डायमेंशनल मोशन में। थर्ड होता है किसी भी पतंग का, कि कोई पतंग है मान लो जो हवा में उड़ रही है, तो अब वो पतंग ना, जो आपकी पतंग है वो ना कैसे भी उड़ सकती है, यहाँ भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है, कहीं भी कोई सी भी गति कर सकती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम हमारा 3 डायमेंशनल। ऐसे यदि आपका कोई गैस का कोई मॉलिक्यूल है ना, गैस है तो गैस का कोई पार्टिकल समझ लो, गैस का कोई कण है, तो उस गैस के कण की गति वो भी बहुत रैंडम होती है, बहुत रैंडम होती है, तो वो रैंडम गति को ही हम बेसिकली क्या कह देते हैं, हमारा दैट इज योर 3 डायमेंशनल मोशन। किसी भी एरोप्लेन या बर्ड का उड़ना हवा में, तो वो भी कौन सी गति करता है, 3D डायमेंशनल, मतलब वो कोई सी भी कर सकते हैं, वो उड़ते रहते हैं जस्ट नॉर्मल। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं दूसरे टाइप के मोशन। अभी हमने पढ़े 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ठीक है। ये हमने डायमेंशनल की बेसिकली बात की थी कि कितने कोऑर्डिनेट्स हैं जिनके ऊपर हम डिफाइन करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज योर टाइप्स ऑफ बॉडी के, दैट इज रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी, जिसे रेखीय या स्थानांतरित कहा जाता है। दूसरा होता है आपका सर्कुलर और रोटेटरी, जिसको बोला जाता है वृत्तीय या घूर्णन गति। और थर्ड होता है ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी, जिसे दोलन या कंपन गति आपके पास बेसिकली कहा जाता है। तो अब क्या होगा, यहाँ आप स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे रेक्टिलिनियर अभी मैं बताते चलती हूँ, यहाँ आप रिलेट कर सकते हो 1 को, 2D को और 3D मोशंस को। देखो एक पार्टिकल है, यदि वो किसी भी स्ट्रेट लाइन पर गति करता है, यदि कोई भी आपका कण है, यदि वो केवल एक सीधी रेखा पर गति कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में गति कर रहा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये चीज हमने 1 डायमेंशनल में भी तो पढ़ी थी, 1 डायमेंशनल में भी तो हम यही चीज पढ़ के आए थे कि आपका जो पार्टिकल होता है वो केवल एक ही कोऑर्डिनेट पे क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। 3 में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट पे मूव करना चाहिए, एक्स वाई या जेड, तो उसी को हम 1D कह रहे थे। और यहाँ पे आपका जो पार्टिकल है वो केवल एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगा। जैसे अभी हमने ट्रेन का एग्जाम्पल देखा था, ट्रेन जो होती है वो हमेशा एक ही, उसका जो पाथ बना हुआ है ना, रेलवे ट्रैक बना हुआ है, केवल उसी पे क्या कर सकती है, गति कर सकती है, एकदम सीधी गति कर सकती है। तो उसको अभी हम किस में रख सकते हैं, रेक्टिलिनियर में भी रख सकते हैं और साथ ही उसको हम 1 डायमेंशनल में भी रख सकते हैं। तो वो रेलवे जो ट्रेन है ना, उस ट्रेन का उस रेलवे ट्रैक पे जो गति होती है वो दोनों के अंदर कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट बोल रहा है सर्कुलर मोशन वो हो गया जिसमें जो पार्टिकल होता है ना वो किसी भी सर्किल में मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम पाथ को डिफाइन कर रहे हैं, देखो यहाँ स्ट्रेट पाथ होगा, रेक्टिलिनियर में स्ट्रेट पाथ होना चाहिए, सर्कुलर है तो कैसा पाथ होना चाहिए, सर्कुलेटरी पाथ होना चाहिए, यानी एक कोई वृत्ताकार पथ होना चाहिए। वृत्ताकार पथ होगा तो हमारा कौन सा मोशन हो जाएगा, सर्कुलर। वैसे ही ऑसिलेटरी का मतलब या तो वो टू एंड फ्रो मोशन करे या बैक एंड फोर्थ मोशन करे। टू एंड फ्रो का मतलब ये उसकी मीन पोजिशन है, ठीक है, इस मीन पोजिशन के इधर उधर ये इस तरीके की गति, मीन में भी आ रहा है, इसको बोला टू, वापस आया फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन यदि वह कर रहा है तो इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी। इसको दूसरे नाम से बैक एंड फोर्थ के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए दोनों नाम को याद रखना, टू एंड फ्रो भी और बैक एंड फोर्थ भी।
किसी भी मीन पोजीशन के सापेक्ष समान समय में वो समान दूरी को तय करता हुआ अपने बेसिकली चल रहा है। नेक्स्ट होता है आपका, ये तो हमने बात की रेक्टिलिनियर की, सर्कुलर की और ऑसिलेटरी की। यहाँ पे फिक्स्ड चीजें क्या आई आपके पास, रेक्टिलिनियर के लिए स्ट्रेट पाथ होना चाहिए, सर्कुलेटरी के लिए सर्किल पाथ होना चाहिए और ऑसिलेटरी के लिए आपका टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसी में ही, जब रेक्टिलिनियर पढ़ते हैं तो आगे आता है ट्रांसलेटरी मोशन, जिसको बोला जाता है स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति, स्थानांतरित गति वो होती है जिसमें बेसिकली हमारा जो कोई भी एक पॉइंट मास है या कोई भी हमारी बॉडी है ना, उसके जितने भी कण हैं, उसके जितने भी कण हैं वो सारे कण ना समान समय में समान दूरी को तय कर रहे हैं, समान समय में समान दूरी को तय कर रहे हैं। सारे पार्टिकल एक साथ मूव कर रहे हैं, सारे पार्टिकल एक साथ मूव कर रहे हैं, एक साथ मोशन कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे पार्टिकल्स, ऑल पार्टिकल्स सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को कवर करते हुए चल रहे हैं, तो उसको हम कह देते हैं स्थानांतरित गति। नेक्स्ट आता है रोटेरी। रोटेरी का मतलब हो गया सिंपल वही, वहां पे सर्किल में गति हो रही थी ना, अब यहाँ पे रोटेरी का मतलब जैसे अर्थ क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। अर्थ क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, मतलब घूम तो वो सर्कुलर पाथ पे ही रहा है, लेकिन अब उस सर्कुलर पाथ के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स है ना वो समान समय में समान दूरी को तय कर रहे हैं, सेम टाइम में सेम इंटरवल को उस रोटेरी पे वो कवर कर रहे हैं, तो मतलब उस सर्किल पे जो है वो कवर कर रहे हैं, तो उसको बोल दिया जाता है आपका रोटेरी मोशन। यहाँ केवल इतना सा डिफरेंस रहेगा, याद रखना, यहाँ स्ट्रेट था, यहाँ सर्किल था, बस यहाँ पाथ बताया गया था, यहाँ पे उनको स्पेसिफाई कर दिया कि वो सेम टाइम में सेम इंटरवल में इतना ही चलेंगे। यहाँ उनको स्पेसिफाई कर दिया कि अगर वो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है ना, तो मान लो एक तो होता है कि मान लो कोई ट्रेन चल करके वो ना बांदीकुई रुकी, बांदीकुई तो उसने पहुंचा दिया 1 घंटे में, उसके बाद बांदीकुई से दौसा उसको पहुंचाना था 45 मिनट में, जिसकी जगह उसने ले लिए मान लो 2 घंटे ले लिए, तो यहाँ वो समान समय में समान दूरी तो नहीं चली, उसकी समान समय में समान दूरी तो नहीं चली, उसने अपनी पोजीशन को और इन सब चीज को चेंज किया। यदि वह सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को कवर करती हुई चल रही है तो उसको कह देंगे ट्रांसलेटरी, और यदि वो केवल एक स्ट्रेट पाथ पर चल रही है तो उसको कह देंगे रेक्टिलिनियर। सेम वही, यदि वो किसी सर्कुलर पथ पर मोशन कर रही है तो उसको कह देंगे सर्कुलेटरी, और वहीं यदि वो सेम टाइम पे सेम दूरी को तय कर रही है वो भी किसी सर्कुलर पथ पे, तो उसको कह देंगे ऑसिलेटरी। एक हमने पढ़ा था उसको हम कह देंगे ऑसिलेटरी। हाँ, नेक्स्ट हमारा आएगा ऑसिलेटरी नहीं, सॉरी, दैट इज उसको हम कह देंगे रोटेरी। नेक्स्ट हमारा आएगा ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी में बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन होता है, और वहीं वाइब्रेटरी की अगर बात की जाती है तो जस्ट नॉर्मल सेम एज योर ऑसिलेटरी मोशन ही है। जो वाइब्रेटरी मोशन है ना उसमें और ऑसिलेटरी मोशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस कितना सा डिफरेंस है, उसका जो आयाम या एम्पलीट्यूड होता है ना वो काफी छोटा हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल का हो जाता है, जिसको हमने माइक्रोस्कोपिक की बात की थी जो बहुत ही छोटा होता है, और माइक्रो की भी हमने बात की थी, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ हम कंसिडर करते हैं, तो जस्ट वही इतने लेवल का यदि छोटा हो जाता है, और उस टाइम पे यदि कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, अपनी टू एंड फोर्थ गति कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, तो उसको वाइब्रेटरी ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी था, वहां पे उन्होंने ऑप्शन में ऑसिलेटरी नहीं दिया था, वहां पे उन्होंने जो ऑप्शन दिए थे उनमें वाइब्रेटरी था, और उन्होंने डेफिनेशन लिखी थी कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है ना, यदि वह टू एंड फ्रो मोशन करता है, यदि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो यह किस प्रकार की गति होगी, तो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है या बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, दोनों ही कैसी होगी, ऑसिलेटरी होगी। लेकिन यदि उसी ऑसिलेटरी में एम्पलीट्यूड को यदि थोड़ा सा कम कर दिया जाए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर के यदि हमको स्टडी करनी पड़ जाए, तो उसी मोशन को हम क्या कह देंगे, वाइब्रेटरी मोशन कह देंगे। बस ये डिफरेंस है, बहुत ही छोटे। जैसे साउंड वेव्स होती हैं, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, कंपन की वजह से जो आपके ध्वनि है वो पैदा होती हैं या जनरेट होती हैं। कंपन जैसे मान लो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से जो ध्वनि निकलेगी, तो ये जो है ना इसके कण हवा में ये इस तरीके से मौजूद, ऐसे कण मौजूद होंगे, ये इस पर लगाएगा, ये इस पर, ये इस पर, ये इस पर, ये इस पर, है ना, ये आपस में एक दूसरे पर कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। इस वाइब्रेशन की वजह से ही कौन प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड के अंदर जितनी भी वेव्स रहती हैं वो बेसिकली कौन से, वाइब्रेटरी मोशन कर रही हैं। वाइब्रेटरी का मतलब वो क्या कर रही हैं, अपने टू एंड फ्रो मोशन कर रही हैं, टू एंड फ्रो मोशन।
अब यदि हम साउंड की बात करेंगे, साउंड में हमको वेव्स की स्टडी करनी है, उस टाइम यदि हम गति की बात करेंगे ना, तो उस गति को हम बेसिकली क्या कंसिडर करेंगे, उसको हम करेंगे वाइब्रेटरी मोशन कंसिडर करेंगे, वाइब्रेटरी मोशन कंसिडर करेंगे। और वहीं यदि हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कंसिडर करेंगे। ये इनमें मेनली जो होता है वो डिफरेंस होता है। एक एग्जांपल अपन देख सकते हैं, तो जैसे आपकी कोई भी बॉडी या पिंड है, यदि मान लो वो किसी भी एक झुके हुए पथ पर, इस तरीके से आपका पथ है, इस झुके हुए पथ पर यदि गति करती है तो इस गति करने पे क्या होगा, उसके समान समय में वो समान दूरी तय करते हुए कहाँ पहुंच जाएगी, नीचे पहुंच जाएगी। इसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि आपकी स्थानांतरीय गति। नेक्स्ट होता है, ये आपके पास एक नोट है, दैट इज यदि आपकी जो बुलकॉक कार्ट होती है, बुलकॉक कार्ट का मतलब आपकी जो बैलगाड़ी होती है, उस बैलगाड़ी का जो पहिया होता है ना, इस बैलगाड़ी का जो पहिया होता है, ये पहिया ना आपके दो तरीके की गति करता है। एक तो कैसे ये घूम रहा है, एक तो ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो घूमने की वजह से ये कैसी गति कर रहा है, रोटेरी गति कर रहा है। और साथ ही में ना ये आपके एक तो घूम रहा है और साथ ही में ये आपके सीधे रोड पर चल भी रहा है। ये देखो रोड पर जो है वो सीधे चल भी रहा है, चल तो रहा ही है सीधा, और लेकिन घूम घूम कर चल रहा है। तो इसलिए आपकी बैलगाड़ी का जो पहिया होता है वो आपकी ट्रांसलेटरी और रोटेरी यानी स्थानांतरित और घूर्णनशील दोनों तरीके की गति करता है। तो ये दोनों का उदाहरण होती है। यहाँ ऑप्शन में आपको सर्कुलेटरी और रेक्टिलिनियर नहीं दिया हुआ था, ऑप्शन में आपको ट्रांसलेटरी और रोटेरी दिया हुआ था, इसलिए आंसर भी हमारा क्या करेक्ट होगा, ट्रांसलेटरी और रोटेरी। देखो दोनों में से ना कोई एक ही चीज को स्पेसिफाई किया जाएगा, क्योंकि दोनों तीनों जो टर्म्स है ना वो आपस में एक दूसरे से बहुत कंफ्यूजिंग है। जैसे जब हमने वाइब्रेटरी मोशन का एग्जांपल देखा था तो वहां ऑप्शन में ऑसिलेटरी नहीं था, लेकिन डेफिनेशन दोनों का सेम था। जैसे यहाँ यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ देख लो ट्रांसलेटरी दिया है, रोटेरी दिया है, लेकिन यहाँ हमको ऑप्शन में सर्कुलर नहीं दिया था और ना ही हमको रेक्टिलिनियर दिया था। दैट्स व्हाई हम इस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। और यदि डिफरेंस आ भी जाता है तो आपको आपके माइंड में सेट करके रखना है, यदि मान लो चार ऑप्शन में से रेक्टिलिनियर भी आ जाए और ट्रांसलेटरी भी आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं लेकिन फिर भी आ जाए, तो हमने देखा है एग्जाम्पल को समझ लेना, यदि वो समान समय में तय कर रहा है तो आपका ट्रांसलेटरी हो जाएगा, और जस्ट नॉर्मल सिंपल एक पाथ पे अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उसको रेक्टिलिनियर कर देना। वैसे ऐसे चांसेस कम रहते हैं कि दोनों ऑप्शन में मिले। बुलकॉक कार्ट तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है कणों की गति का डैश अध्ययन किया जाता है, यानी द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज स्टडीड बाय नॉन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, कंटिन्यूड मैकेनिक्स या फिर अदर्स। यानी आपके जो मोशंस होते हैं ना, गति के जो आपके कण होते हैं, गति के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके द्वारा जो स्टडी की जाती है उस स्टडी को क्या कहा जाता है। हाँ प्रीतम, यार वो 2D में आप जरा एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो जरा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। 2D का आप मतलब नहीं समझे हो शायद। मुझे एक बात बताओ, ट्रेन कभी अगर वो एक्स एक्सिस में है ना बच्चे, तो वो एक्स एक्सिस में ही चल पाएगी, वो कभी वाई में नहीं जा सकती। 2D का मतलब हो गया कोई भी एक और दूसरी एक्सिस का वहां पे आ जाना। ट्रेन कैसे जा पाएगी, ट्रेन ऊपर कैसे जा पाएगी, हाँ ऐसे थोड़ी ना ट्रेन चलेगी। वो तो ये है, मान लो कहीं पे ढलान है, मान लो जैसे अभी मेट्रो चलती है, तो मेट्रो कैसी चल रही है, अंडरग्राउंड मेट्रो चल रही है। या अभी आपने सुना हो 2029 तक, वो 2035 तक, 35 है या जाने 29 है, उस तक ना हमारे पास रैपिड रेल आ जाएगी। रैपिड रेल, इसका जो इसको ना ये प्रोजेक्ट का जो है ये 2019 में ही दे दिया गया था बनाने के लिए, लेकिन अब इस पे काम एक्चुअली जो है वो शुरू हो गया है। शायद 2035 उन्होंने कहा है, 35 तक वो कंप्लीट हो जाएगी बन करके रैपिड रेल। ये रैपिड रेल एक्चुअली होगी क्या, ये मेट्रो की जैसे मेट्रो होती है ना हमारे, जैसे जयपुर है, मान लो मुझे बड़ी चौपड़ से छोटी चौपड़ जाना है, या मुझे आतिश मार्केट से कहीं और जाना है, तो मैं क्या करूँगी, एक तो मैं टेम्पो में जाऊँ या फिर मैं ऑटो लेके जाऊँ, वहाँ से मुझे बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ेगा। एक है मैं फटाफट मेट्रो में बैठी, उसका किराया भी कम, और वो अंडरग्राउंड ही है, अंडरग्राउंड बनी हुई है, अंडरग्राउंड ले जा करके मुझे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचा भी देगी। सेम वैसे ये रैपिड रेल क्या करेगी, इट इज़ जस्ट लाइक मेट्रो, ये मेट्रो की तरह होंगी जो चलेंगी आपके दिल्ली से चलते हुए, दिल्ली एनसीआर के अंदर चलेगी ये। तो दिल्ली हो गया, उसके बाद नीमराना हो गया,
फिर आपका अलवर आ गया, इन सारी जगह पे ये बेसिकली चलेगी और ये आपके बहुत ही कम समय में आपकी दूरियों को तय कर देगी। जैसे यदि मैं बताऊं दिल्ली से जो अलवर है, दिल्ली टू अलवर, इसकी दूरी अभी जो ट्रेन होती है ना, अभी जो ट्रेन चल रही है वो लेती है लगभग 3 घंटे, अप्रोक्सीमेट है कि वो 3 घंटे लेती हैं। और ये रैपिड रेल है ना, ये केवल ना, यदि मान लो हम गुड़गांव से बात कर लेते हैं तो गुड़गांव से अलवर तक 2.5 घंटे लगते हैं, 2.5 घंटे लगते हैं। और ये जो है ना, ये रैपिड रेल, ये इस पूरे सफ़र को ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के अंदर कवर कर देगी। सोचो 2.5 घंटे से जस्ट वो कट करके सिर्फ 45 मिनट के अंदर आप अपने क्या बोलते हैं, जयपुर से, वो सॉरी अलवर से आप गुड़गांव पहुंच सकते हो। ये दिल्ली एनसीआर के अंदर स्टार्ट होंगी। अब आप खुद समझना, अब ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया रैपिड रेल का, उसको देखना। जब हम किसी ट्रैक पे बेसिकली चल रहे हैं, ठीक है, अब ये मान लो अंडरग्राउंड भी बनाई जाती है, तो अंडरग्राउंड बनाने पे भी क्या होगा, यदि मान लो अंडरग्राउंड बना भी दी गई तो एक्सिस तो एक ही रहेगी ना, अक्ष तो एक ही रहेगा, उस एक ही अक्ष पर ये बेसिकली चलेगा। चल तो एक ही एक्सिस पे रहा है ना, चाहे वो अंडरग्राउंड चल लो या ऊपर की तरफ चल लो, लेकिन एक्सेस तो एक ही रही। अब ये कुछ ऐसे तो जाएगा नहीं। या मान लो यहाँ पे जो स्टेशन है ना, स्टेशन आपके अपर साइड है, लेकिन जो ट्रैक्स हैं वो आपके अंडरग्राउंड बना रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो चलेगी, जो गति रहेगी, वो तो एक ही डायमेंशनल में जा रही है, वन ही डायमेंशनल में जा रही है, ऐसा तो नहीं है चेंज हो रही है। आप ये जरूर कह सकते हो, जैसे मान लो कहीं पे ना रेलवे ट्रैक चेंज करता है, तो कहीं पे ना जैसे ये मोशन हो रहा है ना, तो वो ट्रैक इस तरीके से मुड़ी रहती है। यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट इस रूट का है, अलवर से और जयपुर तक के रूट का यदि कोई स्टूडेंट है, तो अलवर, दौसा, बांदीकुई और आपका ये जयपुर आता है। तो यहाँ पे जब बांदीकुई आता है ना, जैसे मान लो आप अलवर से स्टार्ट करते हो आना, तो अलवर हुआ, बांदीकुई हुआ, दौसा हुआ और फिर जयपुर आया। तो जब आप अलवर से चलोगे तो बांदीकुई की तरफ जो ट्रेन आती है ना, बांदीकुई की तरफ आती है, तो वहां पे ना आप बकायदा पूरी ट्रेन को देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, जैसे ये सीधे ट्रैक चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है। अब सीधे ट्रैक में आप विंडो के बाहर देखोगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको केवल पेड़ पौधे जो साइड में लगे हुए हैं, घर वर बने हुए हैं, वो दिखेंगे। लेकिन जैसे ही बांदीकुई स्टेशन पे आप पहुंचने वाले होते हो, तो वहां पे उन्होंने जो वो पाथ है ना, उस पाथ को कुछ ऐसे बना रखा है, ऐसे। आप सोचो इस पॉइंट पे जो बैठा बंदा है ना, इस पॉइंट पे जब वो अपने पाथ को चेंज कर रही है, जब वो अपने पाथ को चेंज कर रही है, तो यदि मैं आगे देखती हूँ तो मुझे पूरी ट्रेन दिखेगी, अगर मैं बीच में बैठी हूँ तो मुझे पूरी ट्रेन दिखेगी। और यहीं से यदि मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे, जब मैं उस पोजीशन पे पहुंच जाऊंगी तो मुझे पीछे वाली भी पूरी ट्रेन दिखेगी। तो उस पॉइंट पे बैठ करके मैं आगे और पीछे की सारी जो है वो चीज़ें देख सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैक है ना, उसको थोड़ा सा कर्व किया हुआ है, इस तरीके से कर्व किया हुआ है। वो अपना पाथ को वहाँ पे, मतलब अपने ट्रैक को वहाँ पे चेंज करती है, और चेंज करते ही आप पूरी ट्रेन को देख सकते हो उसी ट्रेन से। यदि कोई भी स्टूडेंट हो तो उन्होंने देखा होगा। तो सेम उसी टाइप से है ये, कि यदि वो चेंज भी कर रहा है तो एक चीज सोचो, उन्होंने केवल उस पे थोड़ा सा एक बेंट दिया है, थोड़ा सा उसको ना घुमावदार बना दिया है, वहां से थोड़ा सा ऐसे घूम गई है वो, ठीक है। लेकिन मोस्टली यदि हम मानते हैं तो ट्रेन जो चलती है वो हमेशा सीधी ट्रैक पर ही चलती है, तो वो क्या होता है, वन डायमेंशनल ही हम उसको कंसिडर करते हैं। हाइपरलूप ट्रेन भी तो है, हाँ। नीचे ऊपर कैसे होगा अब बताओ, अरे वो जो भी चल रही है, अगर चलेगी तो कंसिडर तो हम एक ही करेंगे ना। मान लो अगर वो किसी हिल स्टेशन पे भी जा रही है, कोई पहाड़ है मान लो, उस पहाड़ पे वो चढ़ रही है, ठीक है, फिर उतर रही है, जैसे मान लो, तो भी आप ये सोचो वो जो ट्रैक, जिस पाथ को वो फॉलो कर रही है वो तो एक ही है ना, वो तो एक ही है आपके, वो तो चेंज हुआ ही नहीं। सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे, यांत्रिकी की किस शाखा में वस्तुओं की विरामावस्था का अध्ययन किया जाता है। इन विच ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स इन विच यू स्टडी द रेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्टडीड। स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स, गतिकी या फिर अदर्स, इसको बोलते हैं डायनामिक्स। बताइए, हाँ, दैट इज हमारे सेकंड का जो ए है वो करेक्ट हुआ, सेकंड का ए, स्टैटिक्स।
When a ball is thrown vertically upward, then energy during its motions remains. जब एक बॉल को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी गति के दौरान ऊर्जा जो है वो डैश रहती है, क्या रहती है, घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, या घटेगी या बढ़ेगी, कुछ भी हो सकता है। हाँ, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकोगे तो मोशन में हमने याद रखा था क्या होती है, उसकी गति कांस्टेंट होती है, यानी थर्ड का सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। If any two coordinates out of three coordinates of a position keep changing with time, then its type of motion is called. हिंदी में बात की जाए तो यदि कोई स्थिति के 3 निर्देशांकों में से कोई भी 2 निर्देशांक समय के साथ बदलते रहते हैं तो इस प्रकार की गति को डैश कहा जाता है। एक विमीय 1 डायमेंशनल, द्विविमीय 2 डायमेंशनल, त्रिविमीय 3 डायमेंशनल, या चतुर्थ विमीय कुछ होता नहीं है। इस ऑप्शन को हम यहाँ करेक्ट कर लेते हैं। 4 डायमेंशनल कुछ नहीं होता है, इसकी जगह होता है हमारे पास स्पेस। इस चीज को भी आप याद रखना। देखो, एक तो हमारे पास होता है 1 डायमेंशनल, एक एक्सिस, दूसरा होता है 2 डायमेंशनल, 2 एक्सिस, तीसरा होता है 3 डायमेंशनल, 3 एक्सिस। अब मान लो कोई 1 डायमेंशनल में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, तो इस टाइप की मोशन को हम क्या कहते हैं, तो इसका मतलब वो स्पेस में मौजूद है। स्पेस में आपके हर तरीके की मोशन होती है, तो उसकी कोई गति को हम निश्चित नहीं कर सकते। अभी यदि इसकी बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा 2 डायमेंशनल। वेरी गुड, सबका करेक्ट था। एक सीधे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की गति निम्न में से किस प्रकार की गति का उदाहरण है? द मोशन ऑफ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन? 3 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या अन्य? त्रिविमीय, एक विमीय या फिर द्विविमीय? बताइए। दैट इज हमारे इस क्वेश्चन का हाँ राइट आंसर होगा आपके पास क्या, स्ट्रेट लाइन पे कर रहा है तो उसको हम बोल देंगे 1 डायमेंशनल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? यानी आपकी जो पक्षियां हैं, पक्षियों की जो गति है वो निम्न में से किस गति का उदाहरण है? 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल या अदर्स? एक विमीय, द्विविमीय या फिर त्रिविमीय? दैट इज हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 6th का ए, क्योंकि वो किसी भी गति कैसे भी वो मूवमेंट जो है उसको कर सकता है। नेक्स्ट, What type of speed is there in the motion of the wheel of the bullcock cart while moving on the road? सड़क पर चलते हुए के समय जो बैलगाड़ी के पहिए है उसकी गति निम्न में से किस प्रकार की रहती है? ट्रांसलेटरी या सर्कुलेटरी, रोटेशनल या ऑसिलेटरी, रेडियल या कॉम्पेनी स्पीड, या फिर आपका रोटेशन और वाइब्रेटरी? बताइए। 7th का आंसर बताइए। जिन्होंने भी 7th का ए बताया है, कुछ लोग 7th का ए बता रहे हैं, कुछ 7th का बी बता रहे हैं। ढंग से पढ़िए एक बार कि 7th का ए होगा या बी होगा। मैं यहाँ पर जो आपके पास आया है वो बुलकॉक कार्ट आया है। बुलकॉक कार्ट आपके पास आया है, बैलगाड़ी का पहिया आपके पास आया है। वो किस तरीके की गति करेगा? एक तो हमने याद किया था ट्रांसलेटरी, और दूसरा हमने क्या याद किया था? रोटेरी। यही याद किया था। ट्रांसलेटरी या रोटेरी आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहे हैं। ना तो हमको ट्रांसलेटरी दिख रहा है, ना ट्रांसलेटरी के साथ रोटेरी दिख रहा है। दिख रहा है आपको कहीं पे? नहीं दिख रहा है। तो हमारे पास देखो सिर्फ ऑप्शन बचता है, या तो भैया ट्रांसलेटरी दे या फिर रेक्टिलिनियर दे। ट्रांसलेटरी दे रखा है हमको, रेडियल तो आएगा ही नहीं, हटा दो, ये तो ऑप्शन से ही हट गया। रेडियल की हमने बात ही नहीं की। या तो ट्रांसलेटरी दिखे या फिर रोटेरी दिखे। रोटेशनल इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, और यहाँ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेटरी दिख रहा है। हटाओगे कैसे? ऑसिलेटरी की बात हम करेंगे ही नहीं, ऑप्शन ही हट जाता है। वाइब्रेटरी की बात हम करेंगे ही नहीं। बचता ही क्या आपके पास? एक ही तो बचता है, सर्कुलेटरी। या तो वो रोटेरी की जगह सर्कुलेटरी दे, या सर्कुलेटरी की जगह रोटेरी दे।
ट्रांसलेटरी की जगह रेक्टिलिनियर दे या रेक्टिलिनियर की जगह ट्रांसलेटरी दे, ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो। निकाय एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे की गति डैश कहलाती है, यानी कि द मूवमेंट ऑफ बॉडी बैक एंड फोर्थ फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, बाउंडेड ऑसिलेटरी मोशन या फिर ट्रांसफर्ड मोशन। रेखीय गति, वृत्तीय गति, आपकी दोलन गति या स्थानांतरित गति। What is the correct answer of your question number 8? That is 8th का जो C है वो हमारे पास करेक्ट होगा। चलिए, if all three coordinates of a position keep changing with time, then which of the following is a type of motion? यदि स्थिति के तीनों निर्देशांक समय के साथ बदलते रहते हैं तो निम्न में से किस प्रकार की गति है? A 2 डायमेंशनल द्विविमीय, B 1 डायमेंशनल एक विमीय, C 3 डायमेंशनल त्रिविमीय या फिर D अदर्स। बताइए। हाँ, दैट इज हमारे 9th का C जो होता है वो करेक्ट होता है। ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो इनको ना अब समझने में आसानी रहती है, ये क्लियर होती चलती हैं फटाफट। अब देखो मोशंस हमने पढ़ ली, और जो आप क्वेश्चन 3rd की बात कर रहे थे ना, अभी किसने पूछा था मुझसे क्वेश्चन 3rd? विक्रम थे शायद, है ना? तो विक्रम, जो वो चीज है ना उसको हम चैप्टर 3rd में क्लियर करेंगे। अभी उस चीज को समझाने के लिए मुझे पूरा एनर्जी का कंसेप्ट आपको समझाना होगा, तो इसलिए एनर्जी जब पढ़ेंगे ना तो मैं उस चीज को वहां पे क्लियर कर दूंगी। एनर्जी का पूरा कंसेप्ट है जो उसमें लगेगा, वहां पे आप रेस्ट भी और रेस्ट के साथ साथ उसको भी समझ जाएंगे। ओके, अब है सॉरी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो है वो हम कुछ टर्म्स है जो अब आपको पढ़ते हुए चलनी है और याद रखनी है। यहाँ आपके माइंड में यदि मैं आपको बोलती हूँ कि इस थ्योरी को पढ़ो और इस थ्योरी को पढ़ के जरा आंसर करो, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन सी क्रिएट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि जो स्पीड है ना, स्पीड की SI यूनिट मीटर होती है, और डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट की भी SI यूनिट मीटर होती है। मैंने क्या बोला? दूरी का भी जो SI मात्रक है वो मीटर होता है, और विस्थापन का भी SI मात्रक मीटर होता है। जब दोनों का मात्रक मीटर है तो दोनों में अंतर क्या है? दूरी और विस्थापन क्या सेम ही होते हैं? यदि सेम होते हैं तो यदि सेम है तो उसके दो नाम क्यों, और यदि अलग अलग है तो उनका मात्रक सेम क्यों? इस टाइप के क्वेश्चन माइंड में आने चाहिए। हाँ विजय, 3 उसको भी हम कंसिडर करते हैं, लेकिन आउट ऑफ दिस जो हम मोशन को कंसिडर करते हैं उसको स्पेस बोला जाता है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जब दोनों चीजें सेम है तो अलग क्या हुआ, उसको ना जरा इस एग्जांपल से समझेंगे। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एज इट इज आपको मिल जाएगा। ये हुआ A, ये हुआ B। अब समझो मुझे A से B पर जाना है, मुझे A से B पर जाना है। अब A से B पे जाने का एक रास्ता तो यही है जिसको मैंने बोल दिया A, जो सीधे, इसको A नहीं बोलते, इसको बोल देते हैं, मान लो इसको अपन ने बोल दिया X बोल दिया। एक तो यही रास्ता हो गया X। एक हो सकता है कि मैं कर्व लेके इस तरीके से यहाँ पे पहुंच जाऊं, इसको मैंने बोल दिया B। एक होता है कि मैं यहां से इस तरीके से पहुंच जाऊं, इसको मैंने बोल दिया C। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाने के, किसी भी X से Y पे जाने के हम 3 रास्तों को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज X, Y एंड Z। 3 रास्तों को हम फॉलो कर रहे हैं A से B पे पहुंचने के लिए। एक को बोला X, एक को बोला Y और एक को बोला Z, एक को बोला Z। अब ना देखो, जितना भी हम टोटल चलेंगे, मान लो मुझे A से B पे पहुंचने के लिए इस रास्ते को फॉलो करना पड़ा, तो ये जो टोटल पाथ लेंथ हुई ना मेरे पास, टोटल पाथ लेंथ यानी कुल जो मेरे पथ की लंबाई हुई, जितनी भी हुई, कुल जितने भी मेरे पथ की लंबाई हुई, इस पूरे के पूरे को ही मैं क्या कह दूंगी? दूरी कह दूंगी, यानी कि डिस्टेंस कह दूंगी, दूरी या फिर डिस्टेंस कह दूंगी। इसी चीज को हमारे दूरी कहा जाता है, जितना भी टोटल चलेंगे हम। इसके बाद इसको जो मापा जाता है ना, तो इसकी SI यूनिट बिल्कुल सही हमारे पास क्या होती है? मीटर होती है। कितनी क्या होती है? मीटर होती है। जितना भी आप चले, टोटल जितना भी लेंथ आप चले, अब मान लो जरूरी नहीं है, देखो
एक्स भी आप चल सकते हो, वाई को भी आप एक दूरी कह सकते हो, जेड को भी आप दूरी कह सकते हो। यदि मैं ये एक्स, वाई और जेड तीनों की बात करती हूँ तो इन तीनों को ही मैं दूरी कह सकती हूँ, क्योंकि तीनों में मैं चली हूँ, तीनों में मेरे को दूरी जो है वो देखने को मिली है। ठीक है, ऐसा यूनिट हमने देख लिया, मीटर हो गई। किस टाइप की क्वांटिटी होती है या किस टाइप की राशि होती है, तो ये आपके पास हो जाती है स्केलर। कैसी हो गई? स्केलर, यानी कि अदिश राशि हो गई, क्योंकि इसमें केवल आपको एक दिशा दी हुई होगी, आप एक स्ट्रेट पाथ पे जो है वो बेसिकली चल पाओगे। यदि मैं बोलती हूँ ए से बी जाने पर कितनी दूरी तय की, मान लो वो 20 मीटर चला, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने पे मान लो वो 30 मीटर चला है, इस वाले में वो 40 मीटर चला है, तो ये केवल आपको मान दे करके छोड़ दिया है। ठीक है, यदि मुझे बी से ए पे आना है, मुझे बी से ए पे आना है, तो भी मैं कितना चलूंगी? 20 मीटर ही चलूंगी। यहाँ पे 20 मीटर, इस वाले रास्ते से मैं 30 मीटर ही और इस वाले से मैं 40 मीटर ही चलूंगी। ठीक है, लेकिन अब यदि मैं बोलती हूँ, यदि मैं इस 20, 30 और 40 को एक दूसरे से कंपेयर करती हूँ, तो सबसे कम मैं किस पे चली? 20 में ही सबसे कम चली, हमको दिख रहा है, देखो 20 में ही मैं सबसे जल्दी पहुंची होंगी। 20 है, 30 है, 40 है। ए से बी पे जाने के 3 रास्ते थे, तीनों को ही दूरी कहा जा सकता है। लेकिन यदि मैं बात करती हूँ सबसे छोटे रास्ते की, ए से बी पे जाने के लिए मुझे जो सबसे छोटा रास्ता तय करना पड़ेगा ना, सबसे जो छोटी दूरी या सबसे कम दूरी जिस रास्ते पे तय करनी पड़ेगी, उस कम दूरी को मैं बोल दूंगी हमारा क्या बच्चे? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम क्या देते हैं? विस्थापन। विस्थापन। जब मैं 20, 30 और 40 में बात करती हूँ तो हम सबसे कम किस में चले? हम सबसे कम 20 पे चले। दैट्स वाई इस 20 मीटर को ही हम क्या कह देंगे? डिस्प्लेसमेंट कह देंगे, यानी कि विस्थापन कह देंगे। दूरी का मतलब कुछ भी चलना हो गया, विस्थापन का मतलब जो सबसे कम आप जहाँ पे चले उसको हमने विस्थापन कह दिया। विस्थापन का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन एक कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, यानी कि आपके एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका भी रीजन अपन समझते हैं। ये आपको ना डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो आपको हमेशा दिशा लेके चलनी होती है। जैसे मैंने बोला मैं ए से बी पे गई तो मुझे 20 मीटर की दूरी को तय करना पड़ा। ठीक है, 20 मीटर मैंने बोला, मैं बी से ए पे आई तो मुझे वापस कितना चलना पड़ा? 20 चलना पड़ा। इसको ना आप ढंग से समझते चलना इन्हीं एग्जाम्पल से। यहाँ पे कई 2-3 कंसेप्ट है जो आपके एक साथ क्लियर हो जाएंगे। ए से बी पर जाना है, ये तो हो गया 20 मीटर। ये इसको अपन समझ लेते हैं एक नंबर लाइन से। इसको मैंने बोल दिया P, इसको मैंने बोल दिया Q, इसको मैंने बोल दिया R। ठीक है, P, Q, R ये हमारे पास हो गया। इनके बीच में कुछ स्लॉट्स बने हुए हैं। मान लिया ये 10-10 के गैप में, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, इसको मैंने बोल दिया 40 है, 50 है, 60 है, 70 है और ये 80 हो गया। मान लो 80 के बाद भी ये जा रहा है, इधर 90 है और इधर हो गया है 100। ठीक है, यदि मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे P से R पे जाना है तो टोटल डिस्टेंस बताइए P से R पे जाने के लिए। टोटल डिस्टेंस या कुल दूरी बताओ, मैं कितना तय करूंगी P से R पे जाने के लिए। ये सारी चीजें मान लो मीटर में दी हुई हैं। ठीक है, P से R पे जाने पे मैंने कुल कितनी दूरी तय की? मैं कुल कितना चली? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। मैं कितना मीटर चल ली? 80 मीटर। करेक्ट? ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, इसी में आ जाओ। मैं बोलती हूँ मुझे P से R पे जाना है तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ। टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, कुल विस्थापन कितना होगा यदि मैं जाती हूँ P से R पे? कुल विस्थापन बताओ कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यदि मुझे P से R पे जाना है? तो ये तो डिस्टेंस की बात हो गई, 80 मीटर हो गया। लेकिन अब विस्थापन बताओ, विस्थापन कितना होगा? विस्थापन का मतलब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना यार। P से R पे जाने के लिए अब मैं कोई और रास्ता तो तय कर ही नहीं रही, मैंने कुछ और रास्ता तो P से R पे जाने के लिए तय किया ही नहीं। तो इसलिए अब यहाँ पे मैं P से R पे केवल एक ही रास्ता चली हूँ और वो एक रास्ता कितना है? 80। तो टोटल कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट भी आपका 80। करेक्ट है? 80 और 80 मीटर दोबारा हो गया। ठीक है, ये हमारा हुआ एक केस। अब मान लो ये तो एक केस हो गया था, ये वापस P आ गया। यहाँ 10, 20, 30 कितने पे रखा था अपन ने Q को? 40 पे और 80 पे R। 30,
40 पे आ गया Q, 50, 60, 70 और ये 80 पे आ गया आपका, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, R, ये आ गया 80 पे, आगे चला गया 90 और ये चला गया 100। अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ समझना, ये हम ले रहे हैं दूसरा केस। दूसरे केस पे आपको मुझे टोटल डिस्टेंस बतानी है कितनी। पहले तो आप जाओगे P से R पे और फिर आओगे वापस R से Q पे। पहले तो आप बताओगे P से R की और फिर बताओगे R से Q की। कितनी डिस्टेंस है जो मैं P से R पे जाने पे तय करती हूं और कितनी है, हाँ, और कितनी है जो मैं R से Q पे जाने पे कवर करूंगी। देखो जस्ट नॉर्मल समझना, P से R पे जाने के लिए मैं 80 चलूंगी, ठीक है, 80 मैंने चला, और R से वापस Q पे आने के लिए मैं कितना चलूंगी, 10, 20, 30, 40। तो यहाँ और मैं कितना चल ली, 40। तो दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 120 मीटर। इतनी दूरी है जो मैंने P से R पे चली और वापस R से Q पे चली। इतनी दूरी है जो मैंने टोटल कवर की। टोटल मेरे को इतना चलना पड़ा। मैंने यही कहा था आपको स्टार्टिंग से, मैं यही कह रही हूँ, दूरी का मतलब आप जितना भी चल सकते हो उस सारी चलने को ही आप क्या कह देते हो, दूरी कह सकते हो। जैसे P से R पर आप 80 चले, R से Q पे आप 40 चले, तो आप टोटल कितना चल लिए, 120 मीटर चल लिए। अब यदि यही मैं बात करती हूँ विस्थापन की, टोटल डिस्प्लेसमेंट की, तो अब जरा मुझे बताओ P से R पर हम कितना चलेंगे, P से R पर हम कितना डिस्प्लेसमेंट चलेंगे, दैट इज कितना हो गया, सिंपल, P से R पे कितना हो गया, 80 हो गया मैम। अब मुझे ये बताओ, मुझे वापस R से Q पे आना है, तो मैं कितना विस्थापन चलूंगी, मुझे R से Q पे आना है तो कितना विस्थापन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बट अब यहाँ पे लॉजिक क्या आता है, डिस्टेंस में आप सब चीजों को प्लस करते हो, हमने सब कुछ प्लस किया था, ठीक है, जितना हम चले उन सबको प्लस किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही अंतर आता है, जब आपको P से R पे चलना था आप 80 चले, R से Q पे आए तो आप 40 चले, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जब आप पीछे चले ना, सेम ही रूट पे पीछे चले, तो इसको हम लिखेंगे माइनस का 40। तो एक्चुअल में जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, वो कितना आएगा, 40 मीटर आएगा। एक्चुअल में कितना आएगा, 40 मीटर आएगा। जबकि मेरे पास डिस्टेंस सेम रास्ते का कितना आ रहा है, 120, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया ना। जबकि इस वाले में हमारे पास दोनों का क्या था, सेम था। टोटल हम उतना ही डिस्टेंस चल रहे थे, टोटल हम उतना ही डिस्प्लेसमेंट चल रहे थे जो हमको देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ हमारे पास दोनों डिजिट चेंज हो गई। यहीं से आप आइडिया लगा सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है, एक वेक्टर राशि होती है, जहां हमारे पास डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। कोई चीज प्लस में है, माइनस में, इस चीज का फर्क पड़ा ना। यदि प्लस में थी तो हमने प्लस करी, यदि माइनस आया तो हमने माइनस करी। तो डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा कि वह सीधी चल रही है या सीधी से जाके वापस घूम के उसी रास्ते पे वापस आ रही है। समझे बात, ये लॉजिक होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। दूरी और विस्थापन में इसी टर्म पर हम अंतर कर सकते हैं। देखो, दूरी और विस्थापन समान हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, हमने देखा है भैया समान हो सकते हैं, लेकिन हर कंडीशन में दूरी और विस्थापन समान नहीं हो सकते हैं। यहाँ से हम एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि आपका जितना भी डिस्प्लेसमेंट है ना, ऑल डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है आपके डिस्टेंस के। आपके जितना भी आपने विस्थापन को तय किया है ना, जितना भी आपका विस्थापन है, उस पूरे विस्थापन को मैं दूरी कह सकती हूँ। लेकिन बट मैं सभी दूरी को, ऑल डिस्टेंस को, सभी दूरी को, ऑल डिस्टेंस आर नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट।
जितनी भी आपकी दूरी है उन सभी दूरी को, जितनी भी दूरी है उन सभी दूरी को हम विस्थापन कह सकते हैं। देखो यहाँ पे जो मैं 80 चली, उस 80 को भी मैं क्या कहूंगी, दूरी। 80 से मैं वापस 40 पे आई, इस विस्थापन को भी मैं क्या कह सकती हूँ, दूरी कह सकती हूँ। लेकिन क्या मैं सारे विस्थापन को दूरी कह सकती हूँ? हाँ, विस्थापन को सबको मैं दूरी कह सकती हूँ, लेकिन मैं सारी दूरियों को विस्थापन नहीं कह सकती हूँ। यहाँ से एक चीज और याद रखोगे, एक तो ये थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा ही आपके डिस्टेंस से क्या होता है, कम होता है। या तो कम होगा या बराबर होगा आपके डिस्टेंस से, लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं होगा। कि आपका जो विस्थापन है वो आपका, ये मैंने उल्टा कर दिया, दैट इज जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उससे बड़ा हमेशा आपका डिस्टेंस ही होगा। वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को यदि हम कंपेयर करते हैं तो हमेशा बड़ा आपका डिस्टेंस ही होगा, दूरी ही होगी। डिस्प्लेसमेंट हमेशा उससे कम होगा, हमेशा उससे छोटा होगा। ये आप देख सकते हो यहाँ से। यहाँ आप चल तो सकते हो बच्चों, चल तो हम लिए, लेकिन चल के वापस हम आ गए, पीछे आ गए, क्योंकि यहाँ पे किसका रोल आ गया, डायरेक्शन का रोल आ गया। डायरेक्शन का मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, दैट्स व्हाई हम उसको एड ऑन इसमें नहीं करेंगे, हमने उसको क्या करना पड़ा, माइनस करना पड़ा। तो ये 2-3 पॉइंट्स है जिनको अच्छे से क्लियर रखना। सारे डिस्प्लेसमेंट्स को दूरी कहा जा सकता है, लेकिन सारी दूरी को डिस्प्लेसमेंट नहीं कहा जा सकता। एक आपका जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बड़ा होगा, हमेशा अधिक होगा आपके डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि आपके विस्थापन से। ठीक है, इतना क्लियर है? एक चीज और समझो, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और होता है। यदि मैं बात करती हूं, ये है एक सर्कुलर पाथ। क्या है? सर्कुलर पथ। ये एक सर्कुलर पथ है, ठीक है। एक व्यक्ति है जो ए है, एक व्यक्ति है बी, ठीक है। ए को ही ले लेते हैं, एक व्यक्ति है ए। अब यहाँ हम 2 क्वांटिटी की बात करेंगे, वापस वही किसकी, एक तो डिस्टेंस की और दूसरे बच्चों किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस की और दूसरे किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। यदि मैं बात करती हूँ कि यहाँ से मैं चलना शुरू करती हूँ, तो चल के मैं वापस कहाँ आ जाती हूँ, इसी पॉइंट पे आ जाती हूँ, ठीक है। यही, हाँ, ये क्या है, सर्किल है। ये पॉइंट ए है और मान लिया यही पॉइंट हमारा बी है, ठीक है। ए पे यदि मैं चलती हूँ, चल करके ये मैंने मान लो यहाँ था 10 चली, यहाँ 20 आया, यहाँ मेरे पास 30 आया और यहाँ मेरे पास 40 आ गया। तो यहाँ मैंने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, कुल मैंने कितनी दूरी चली बताइए, कुल मैंने कितनी दूरी चली। पहले मैं 10 चली किसी सर्कुलर पाथ पे, मान लिया कोई गार्डन है, उस गार्डन का मुझे ऐसे चक्कर लगाना है, वो सर्कुलर शेप का कोई गार्डन है ना। तो पहले मैं 10 चली, फिर 20 चली, फिर 30 चली, फिर 40 चली। तो मैंने कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया यहाँ पे, कितना, 40 मीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, इतना ही मैं चली हूँ। यदि मैं यहीं पे विस्थापन की बात करती हूँ, डिस्प्लेसमेंट की बात करती हूँ, तो इसी पॉइंट पे मैं आप लोगों से डिस्प्लेसमेंट पूछ लेती हूँ, तो आप क्या बताओगे। स्टार्ट मैंने यहीं से किया, मैं कितना चली, 10, 20, 30, 40। मेरा इनिशियल, हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकाल रहे थे, x2 माइनस x1 कर लीजिए। यहां हमने यही किया था, पहले हमने टोटल निकाला, टोटल में से इसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो टोटल में कितना चली, फॉर्मूला रहने दीजिए, चाहे ऐसे समझ लिए, टोटल में कितना चली, 40। यही है, हाँ। डायामीटर जब भी होगा, हाँ, तो टोटल में कितना चली, 10, 20, 30 और ये 0 और 40 जो है वो मेरे पास सेम है। मैं ना 40 को ही 0 बोल सकती हूँ और 0 को ही मैं क्या बोल सकती हूँ, 40 बोल सकती हूँ, क्योंकि दोनों मेरे पास एक ही पॉइंट पे दिए हुए हैं। तो मान लो अगर मैं 0 के टर्म्स में लेती हूँ तो 0, 10, 20, 30, 40 मैं चल ली, 40 में चल ली,
चल ली, लेकिन इसी पॉइंट पे मुझे 0 भी तो दे रखा है, इस 40 को ही मैं 0 बोल सकती हूँ और इस 0 को ही मैं 40 बोल सकती हूँ। तो एक्चुअल में जो मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो तो मेरा कितना हो गया, 0 हो गया। एक्चुअली में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट था वो तो कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 0 और 40 जो है वो एक ही पॉइंट थे। 0 भी उसी को बोला, 40 भी उसी को बोला। डिस्टेंस में तो हम पूरे को कवर करेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में तो नहीं कर सकते ना। 40 में से अगर माइनस करते हो इनिशियल फाइनल जो पोजीशन है आपकी, इसको आरंभिक और इनिशियल या फाइनल जो हमारी पोजीशन है, इनिशियल जो फाइनल पोजीशन है वो कैसी होगी, सेम होगी। सेम हो गई है, सेम ही एक पॉइंट हो गया है। तो इसलिए जब भी आपके किसी सर्कुलर ट्रैक की बात की जाती है, जब भी आपके किसी वृत्ताकार या सर्कुलर ट्रैक की बात की जाती है, वृत्ताकार पथ पर डिस्टेंस तो, दूरी तो वो तय करता है, जितनी भी उसने की दूरी तो तय होती है, परंतु इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हमारा क्या हो जाता है, 0 या 0 हो जाता है। विस्थापन 0 हो जाता है। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या रखने होते हैं, याद रखने होते हैं। ये सर्कुलर पाथ की बात की गई है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद करने हैं जब भी हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। इन चीज़ों को हम जिक्र करते हैं, इन चीज़ों को हम लर्न करते हैं। सबसे पहले हमने एक्चुअल पाथ लेंथ, जो कुल पथ की लंबाई होती है, उसी को आपके दूरी कहा जाता है। कुल पाथ की लंबाई जो हुई उसको दूरी कह दिया, ठीक है। एक आया दूरी, एक आया विस्थापन। दूरी का मतलब हो जाता है जितना आपका पाथ चला है एक पीरियड ऑफ टाइम में, जितना आपके पथ ने, जितना भी वो उस पथ पे चला है उसको हम कह देते हैं दूरी। ये आपके एक अदिश राशि होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और ये हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, हमेशा ही पॉजिटिव होती है। यहीं से समझ लो, पॉजिटिव है यानी कि उसकी एक ही डायरेक्शन गिवन है। पॉजिटिव का मतलब ही क्या हो गया, वो एक ही दिशा में दिया हुआ है। आप कितना भी चल लो, आप उसको उसमें ऐड ऑन करते हुए जाओगे, वापस उसी पथ पे पीछे आ जाओगे तो भी वो उसको आप ऐड ही करोगे, तो हमेशा उसको ऐड ऑन करते हुए चलोगे। और वहीं जब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसको विस्थापन कहते हैं, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो आपके देखो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, या फिर 0 भी हो सकती है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो जब उसमें डायरेक्शन दे दी हमको प्लस माइनस 0, इसका मतलब वो कैसी क्वांटिटी हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, दैट इज हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इनका मान जो है, इनकी वैल्यू जो है वो इक्वल हो सकती है, वैल्यू इक्वल हो सकती है। लेकिन यहाँ पे वही डाउट, सेम डाउट कि यार जब डिस्टेंस भी इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ही इक्वल है, तो फिर दोनों चीज़ों को सेम ही बोला जा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो डिफरेंस हुआ ना। ये तो हमने बात की थी एक डायरेक्शन की, जैसे ही हम उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो उनकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो सकती है। तो इसलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, लेकिन हर स्थिति में इक्वल नहीं होते हैं। सभी डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस कहा जा सकता है, लेकिन सभी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट सभी डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस कहा जा सकता है, लेकिन सभी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा नहीं जा सकता। जो भी आपका होता है दैट इज हमेशा डिस्टेंस या दूरी है, वो हमेशा अधिक ही रहेगा, हमेशा ज्यादा ही रहेगा आपके विस्थापन से। विस्थापन आपका 0 भी हो सकता है, या विस्थापन हमेशा आपका कम ही रहेगा दूरी से। सर्कुलर पाथ की बात की जाती है तो डिस्टेंस तो हमेशा वहां पे मौजूद रहेगा, लेकिन सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जो आपके विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका 0 हो जाता है। यहाँ से आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर होना चाहिए। आप पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट है, जो भी आपको कंफ्यूजन है, जो भी आपको डाउट है, उसको आप क्लियर कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं स्पीड। इसको बोला जाता है स्पीड। एक काम करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी कल की क्लास में पढ़ेंगे। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है ना, ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी भी सेम टर्म्स है। यहाँ पे भी वही होता है यार, स्पीड और इसको बोला जाता है वेलोसिटी, ठीक है। दोनों को सेम, दोनों की जो यूनिट है वो सेम ही होती है,
दोनों की यूनिट जो है वो सेम होती है, लेकिन फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इसी तरीके से अपन इस स्पीड और वेलोसिटी में भी डिफरेंस देखेंगे, इसको समझेंगे, लेकिन वो कल की क्लास में समझेंगे, क्योंकि अभी जो है वो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाँ, सर्कुलर पाथ पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अब आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, जस्ट नॉर्मल डेली की तरह पहला तो क्या करोगे, रिवीजन, और दूसरा क्या है, हमने पढ़ा था स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स हमने पढ़ा था, और दूसरी तरफ हमने पढ़ा था रेस्ट, स्टैटिक्स एंड हमने एक पढ़ा था रेस्ट, आपका पढ़ा था स्थितिकी और दूसरा पढ़ा था विराम। अब एक चीज समझना, मैं आपको बोल रही हूं स्थितिकी का मतलब क्या था कि जो आपकी एक ऐसी ब्रांच मैकेनिक्स की जिसमें आपका ऑब्जेक्ट जो है वो किस में है, रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है, उसको हम बोल देते हैं स्टैटिक्स, सॉरी। और जो विराम होता है, विराम का मतलब क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो समय के साथ में, टाइम के साथ में अपनी डिस्टेंस को चेंज नहीं करे, तो उसको कह देते हैं रेस्ट। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, रेस्ट का मतलब भी ऑब्जेक्ट वहीं पे रखा हुआ है, स्टैटिक्स का मतलब भी ऑब्जेक्ट वहीं पे रखा हुआ है, लेकिन फिर यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है। मैंने बोला डिस्टेंस क्या, स्टैटिक्स क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट एक जगह पे रखा हुआ है, उस टाइम उस एक जगह पे रखा हुआ है, उस टाइम हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसको मैंने कह दिया स्टैटिक्स। रेस्ट का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट एक जगह पे रखा हुआ है, यदि मैं बोलूँ वो समय के साथ अपनी दूरी चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो एक ही जगह पे रखा हुआ है। सेम वही चीज, चीजें दो हैं, कंसेप्ट दो हैं, है ना, नाम भी दो अलग अलग हैं, लेकिन हमको जो कंफ्यूजन आ रही है वो ये आ रही है कि दोनों में ऑब्जेक्ट तो आपका एक ही जगह रखा हुआ है। जब दोनों चीजों के अंदर जो डेफिनेशन हम देख रहे हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ रही है, तो सेम चीज के दो नाम कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसके बिहाइंड कुछ लॉजिक होगा, वो लॉजिक जो है वो आपको मुझे कल की क्लास में बताना है कि स्टैटिक्स और रेस्ट के अंदर आपके क्या डिफरेंस होता है। दोनों में ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ रहता है, अपनी कंडीशन में रखा हुआ रहता है, फिर डिफरेंस क्या हुआ। एक मिनट, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जब आपके आने लगे हैं। हाँ विक्रम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो गया। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट में समझो, हर्षित बताती हूँ, रुको, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वापस बता देती हूँ। देखो समझना, ये थोड़ा सा क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो जब मुझे P से R पे जाना था, जब मुझे P से R पे जाना था तो मैंने कितनी दूरी तय की थी, 80 मीटर तय की थी, 80 मीटर में चली थी P से R, आपको सिंपल दिख रहा होगा। जब मुझे विस्थापन में जाना था तो विस्थापन पे भी मैं कितना चली, P से R चली, तो मेरे को कितना चलना पड़ गया, 80 ही चलना पड़ गया, 80 ही चलना पड़ा, मतलब दूरी और विस्थापन एक दूसरे के बराबर हो गए। अब यहाँ से लॉजिक ये आया, जब दूरी विस्थापन एक दूसरे के बराबर हैं तो फिर एक चीज के दो नाम क्यों रखे गए, दो नाम लाने की जरूरत ही क्या पड़ी जब दोनों चीज एक दूसरे के बराबर थी। यहाँ यूनिट बराबर आ रही है, यहाँ मान बराबर आ रहा है, तो फिर आपने दूसरी चीज क्यों बनाई, एक चीज के दो नाम क्यों रखे। उसका रीजन ये था, जब हम केवल एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, केवल एक डायरेक्शन की, यदि मैं केवल पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, केवल पॉजिटिव डायरेक्शन की, तब तो ठीक है, केवल एक डायरेक्शन में बात हो रही है, पॉजिटिव में बात हो रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल मान दे रहे हैं। यदि मैं यहाँ से डायरेक्शन को चेंज कर देती हूँ, समझो कैसे, मुझे जाना था P से R पे, P से R पे जाने के लिए मुझे कितना चलना पड़ा, 80 चलना पड़ा, ठीक है। अब मुझे वापस R से Q पे जाना था तो मुझे कितना चलना पड़ा, 70, 60, 50, 40, यानी 10, 20, 30, 40, तो दोनों को मैंने प्लस कर दिया, मतलब मैं टोटल कितना चली, 120 मीटर चली। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव होता है, तो आप खुद भी देख सकते हो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आपके पास आ गई। डिस्टेंस को हम हमेशा प्लस ही करते हैं, एड ऑन ही करते हैं, डिस्टेंस में से आप कुछ भी माइनस नहीं कर सकते हो। माइनस कैसे करोगे, आप जितना चल रहे हो आप उसको जोड़ते जाओ। आज मुझे यहाँ से चल के मान लो यहाँ तक आना है, ये मैं 10 मीटर चली और मुझे वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे जाना है, तो मैं वापस कितना चली, 10 मीटर,
यहाँ से और यहाँ तक आने में मान लो 10 मीटर चलना था, तो वापस जाने में भी कितना हुआ, 10 मीटर हुआ। 10 और 10 टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। ठीक है, मतलब मैं 20 मीटर मैंने अपनी दूरी तय कर ली। जस्ट नॉर्मल इसने भी 120 मीटर दूरी तय कर ली। अब यदि मैं विस्थापन की बात करती हूँ, मुझे P से R पर जाना था, तो मेरे को कितना चलना पड़ा, 80। ठीक है, यहाँ भी 80 चले थे, यहाँ भी 80 चले थे। लेकिन आप समझो, यहाँ हम चल करके वापिस आए हैं जस्ट बिकॉज जो डिस्टेंस होता है वो केवल पॉजिटिव होता है, केवल पॉजिटिव होता है, जिसको आप केवल एक ही डायरेक्शन में कंसिडर कर सकते हो। यहाँ आपके पास केवल वन डायरेक्शन है। वन डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, जिससे आप केवल एड ऑन कर सकते हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट माइनस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जब मैं यहाँ जाने को प्लस ले रही हूँ, तो वापस इस वाले को मैं क्या लूंगी, माइनस ही लूंगी ना। जब इस वाले को मैंने प्लस लिया है, अब डिस्टेंस पे हमारे पास कंडीशन थी कि डिस्टेंस केवल प्लस ही होता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, केवल प्लस ही करना पड़ा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है। जब मैं इस डायरेक्शन को प्लस लूंगी तो अपोजिट वाली को क्या लूंगी, माइनस। तो टोटल चली कितना, 80, और 80 में से वापस कितना चल गई मैं, 40। तो 80 में से 40 गए तो कितना बच गया, 40। तो एक्चुअली में मैं कितना चली, 40 मीटर मैंने अपना विस्थापन तय किया। यदि मैं यहाँ थी, यहाँ से मैं वापस यहाँ आई थी तो 10 मीटर चली, वापस अपनी पोजीशन पे चली गई तो 10 मीटर चली। 10 और 10 जुड़ करके कितने हो गए, 20 मीटर मैंने कुल दूरी तय की थी। यहाँ मेरे पास शर्त थी कि मैं केवल जो डिस्टेंस होता है उसको प्लस ही कर सकती हूँ, इसलिए मैंने केवल प्लस किया। लेकिन विस्थापन को तो मैं माइनस कर सकती हूँ। चली मैं 10, वापस गई मैं 10, तो 10 में से 10 गया। यदि मैं आगे वाली डायरेक्शन को प्लस ले रही हूँ तो अपोजिट वाली को क्या लूंगी, माइनस। तो 10 में से 10 गया कितना, 0। तो मेरा कुल विस्थापन तो कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन कुल दूरी कितनी हो गई मेरी, कुल दूरी मेरी 20 हो गई। यहाँ पे हमारे पास बस टर्म या कंडीशन याद रख लो, इस फॉर्म में याद रख लो कि डायरेक्शन हमेशा एक ही दिशा में होगा, है ना, एक ही दिशा में होगा। और वो दिशा आपको हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है, चाहे आप कहीं भी चल लो। मान लो मुझे इस Q से वापस P पे भी जाना होता ना, तो भी मैं उसको कितना लेती, प्लस ही लेती। प्लस लेकर के Q से P पे मैं वापस कितना जाती, 40 जाती। तो 80 तो मैं यहाँ चली और 80 ही मैं वापस चलती, तो कुल में कितना चलती, 160 मीटर की मैं दूरी तय करती। लेकिन मैं विस्थापन की बात करूं तो यहाँ से यहाँ पे तो मैं 80 चली, लेकिन वापस मुझे R से P पे जाना होता तो मेरा कितना हो जाता, 0 हो जाता। इसका मतलब मेरा कुल विस्थापन कितना हो गया, 0 में मैं उसको कंसिडर करती। ठीक है, यदि ऐसे भी नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे ऐसे समझ लो, यदि इसको आप प्लस ले रहे हो P से R पे, यदि मैं 80 मीटर चल रही हूँ ये प्लस में, तो R से P पे मैं कितना चलूंगी, माइनस 80 मीटर चलूंगी। और प्लस माइनस 80 मीटर कितना हो जाएगा, 0 मीटर मेरे पास आंसर आ जाएगा। समझे, एक को प्लस लोगे तो दूसरे को माइनस लेना पड़ेगा। P से R पे गए तो प्लस 80 चले, लेकिन यहाँ से यहाँ गए तो कितना, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस कितना आ गया, 0 आ गया। तो इनिशियली मेरा जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, 0 ही आया। अब भी नहीं आया तो पूछ सकते हो, और यदि ऐसा है कि नहीं मैं लड़ूंगी, ये तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं लड़ने वालों में से हूँ नहीं, और नाम मेरे को कोई गुस्सा उस्सा आता। बट हाँ, अगर नहीं समझ आया तो एक काम करना, मतलब इस कंसेप्ट को आज की क्लास के बाद अच्छे से और खुद के लेवल पे समझने की कोशिश करना। ठीक है, कल जब हम क्लास का रिवीजन स्टार्ट करेंगे ना, तो उससे पहले मैं ये सारे कंसेप्ट आपको वापस से क्लियर कर दूंगी, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। एक बार अभी जाने के बाद इसका रिवीजन करना और इस चीज को अपने माइंड में बार बार रिवाइज करना, आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं क्लास को ऑफ करते हैं और लीव करते हैं। लेकिन उससे पहले अपना जो होमवर्क है उसको याद रखना, इन चीज़ों को क्लियर कर लेना अपने माइंड में, और ये डिफरेंस जो है वो आप मुझे बताओगे। नहीं आया तो टेंशन मत लो, कल एक बार वापस और रिवाइज कर लेंगे। बाकी एक बार अपने लेवल पे चीज़ों को याद कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, राधे राधे प्रीतम, थैंक यू सो मच प्रीतम। आपके से अच्छे से कमेंट्स देख के थोड़ा अच्छा लगता है या। ठीक है, क्लास को लीव करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्लास को लीव करते हैं, एक ओके का कमेंट कर दीजिए, देन अपन चलते हैं। वेलकम विक्रम। ओके।